नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय कुमार कुशवाहा, आदर्श कॉलेज उमरिया से एक बार फिर आपके सामने। अ, हम बात कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में। पिछली कक्षा में हमने बात की थी 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में, जिस पे हमने चर्चा की थी किस प्रकार से भारत का में मुगल साम्राज्य का पतन होता है और उस मुगल साम्राज्य के पतन के ढांचे पर कुछ नवीन राज्य, कुछ विदेशी आक्रमणकारी और यूरोपियों का आगमन होता है। यूरोपियों के आगमन के क्रम के बारे में हमने बात की थी। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी भारत में आए और भारत में आकर के अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अ, यूरोपियों के भारत में आने के पश्चात भारत की परिस्थितियां किस प्रकार से बदली। इस क्रम में हमारा जो अगला विषय है वह है कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य था। दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि को कर्नाटक कहा जाता था। हम मैप के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। ये दक्षिण भारत का भाग है वर्तमान समय में। जहाँ हम इंडिकेट कर रहे हैं कर्सर से, ये क्षेत्र कर्नाटक का क्षेत्र कहलाता था। ये कोरोमंडल तट और उसके पीछे का क्षेत्र कर्नाटक का क्षेत्र था और इस क्षेत्र को हम अ, कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जानते थे। कर्नाटक में 3 तरह की यूरोपीय बस्तियां थीं, जिसमें नेगपट्टनम में डचों की, पांडिचेरी में फ्रांसीसियों की और मद्रास में अंग्रेजों की बस्तियां थीं। बाकी जितना भी कर्नाटक का क्षेत्र था, इन तीनों क्षेत्रों को छोड़ करके वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों की बस्तियां थीं। यह हिंदू और मुसलमानों का शासन था। हम बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के नवाब की जो राजधानी थी वो अर्काट थी। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी और कर्नाटक का नवाब नाम मात्र के लिए हैदराबाद के निजाम के अधीन था। ये उसी प्रकार की अधीनता थी जिस प्रकार से हैदराबाद का निजाम अपने आप को मुगल बादशाह के अधीन कहता था, लेकिन व्यवहार में वो पूर्णतः स्वतंत्र था। इसी तरह से कर्नाटक का जो नवाब था वो नाम मात्र के लिए हैदराबाद के निजाम के अधीन था, लेकिन व्यवहारतः वह स्वतंत्र था और स्वतंत्र सुल्तानों की भांति भी वह व्यवहार करता था। कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि कर्नाटक के स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खान ने की थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा दोस्त अली कर्नाटक का नवाब बनता है। इस कर्नाटक के राज्य के अलावा कुछ और छोटे राज्य भी थे, जिसमें एक था त्रिचनापल्ली। ये अर्काट के कर्नाटक की राजधानी अर्काट के दक्षिण में स्थित था और 1737 ईस्वी में दोस्त अली के पुत्र सफदर अली और उसके दामाद चांदा साहब ने त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा तंजौर का भी एक राज्य था, जिसे 17वीं शताब्दी में मराठों द्वारा स्थापित किया गया था। 1740 ईस्वी में मराठों द्वारा कर्नाटक राज्य पर आक्रमण किया जाता है और उस आक्रमण के पश्चात दोस्त अली की पराजय होती है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इस दोस्त अली की मृत्यु के पश्चात कर्नाटक की राजनीति में काफी अराजकता का माहौल रहता है और इस माहौल में हैदराबाद के निजाम ने कर्नाटक की राजनीति में दखल दिया और वहां पर सईद मोहम्मद को कर्नाटक का नवाब बनाया और अनवरुद्दीन को उसका संरक्षक नियुक्त किया। अनवरुद्दीन की संरक्षक नियुक्त करने के पश्चात कुछ दिनों पश्चात सईद मोहम्मद की हत्या कर दी जाती है और अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बन जाता है। अनवरुद्दीन के कर्नाटक के नवाब बनने के पश्चात एक तरह से कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम का प्रभुत्व हो जाता है और अनवरुद्दीन की जो स्थिति होती है वो काफी चिंतनीय होती है। इस समय पर भारत की अगर बात करें तो पूरे दिल्ली में अव्यवस्था छाई हुई थी और मराठों का जो दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप था वो जारी था। धीरे धीरे मराठों के आपसी मतभेद के कारण ये प्रभाव कम भी हो रहा था। दक्षिण भारत में निजाम उल मुल्क दिल्ली की आज्ञा को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन निजाम में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मराठों की शक्ति का सामना कर सके और
मराठों को पराजित करके कर्नाटक पर अपना अधिकार जता सके। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की राजनीति में आंतरिक तौर पर इतना कलह था कि यहाँ का नवाब यूरोपीय शक्तियों को दक्षिण भारत से या कर्नाटक से बाहर निकालने में अक्षम था। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश की। और इसी बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में प्रभुत्व को लेकर के संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। वास्तव में देखा जाए तो कर्नाटक का जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष है वो कर्नाटक की भूमि पर किया जाने वाला संघर्ष है और ये संघर्ष अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। हम बात करेंगे दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के कारण क्या थे। शुरुआत में अगर देखा जाए तो जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां थी ये भारत में सिर्फ व्यापार के लिए आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन यहाँ की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर अपने अधिकार को जमाने का प्रयास करना शुरू किया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है मुगल साम्राज्य का पतन। भारत में मुगलों के पतन के पश्चात ऐसी कोई शक्ति नहीं बची थी या ऐसी कोई बड़ी शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के इन बढ़ते हुए कदमों को रोक सके। फलतः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जो व्यापार के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरा कारण बताया जाता है फ्रांस के द्वारा व्यापारिक एवं औपनिवेशिक क्षेत्र में पदार्पण। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डचों को व्यापारिक क्षेत्र में पछाड़ के या पीछे करके अपना प्रभुत्व जमाया था। और ये वही समय था जब फ्रांस अपने व्यापार और अपने औपनिवेशिक क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। स्वाभाविक था दो बड़ी महाशक्तियां अगर एक ही क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्रयास करेंगी तो वो टकराव की स्थिति निर्मित होगी। अगला जो कारण बताया जाता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक एकाधिकार को लेकर के संघर्ष होता था। बंगाल तथा मद्रास दोनों स्थानों पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जो कोठियां थी वो पास पास ही स्थापित थी और दोनों ही शक्तियां अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती थी, जिसके कारण इनका संघर्ष अनिवार्य हो गया था। अगला कारण ये बताया जाता है कि भारत में एक ही स्थान पर दोनों कंपनियों द्वारा व्यापारिक या औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास करना। ये ऐसी स्थिति होती है कि यदि एक की विजय होगी तो दूसरे का विनाश आवश्यक है। अगला जो कारण है वो ये है कि राजाओं एवं नवाब के आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप करना। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने भारत में आकर के यहाँ की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया और यहाँ के नवाबों का पक्ष लिया या उसके खिलाफ रहे। और कुल मिलाकर के उन्होंने यहाँ की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया और कई बार आंतरिक संघर्ष में दोनों अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में ही खड़े होते थे और ऐसी परिस्थिति में दोनों के बीच संघर्ष अनिवार्य हो जाता था। अगला जो कारण है दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का वो यूरोप में चल रहे संघर्ष को भी बताया जाता है। असल में ये कहा जाए कि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों जन्मजात दुश्मन हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे विश्व में अगर कहीं भी एक स्थान पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में किसी बात को लेकर के यदि झगड़ा हो रहा है या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न होती है, तो वो झगड़ा या वो युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच के जो संघर्ष होता था वो उनके हर उपनिवेश में होता था। इसकी वजह से भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित होती थी और यही स्थिति आगे चल करके भारत में भी निर्मित हुई। कर्नाटक युद्ध या ये कहें कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुए वो कर्नाटक की भूमि पर 3 युद्ध हुए, जिन्हें हम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जिनमें अलग अलग कारण भी हम देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक चला। वास्तव में प्रथम कर्नाटक युद्ध भारत में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ उसकी कुछ खास वजह भारत में नहीं थी। वास्तव में ये युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न शुरू हुआ या उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ा, जिसमें फ्रांस या और अंग्रेज इंग्लैंड
दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए और दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई। जिस समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था या उसका समाचार भारत पहुंचा, उस समय पर भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक बस्ती का भारतीय जो गवर्नर था उसका नाम डुप्ले था और मद्रास की अंग्रेज बस्ती का गवर्नर मोर्स था। जब ये समाचार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार भारत पहुंचा, तो डुप्ले ने कूटनीति से फ्रांसीसी बस्तियों की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए उसने तैयारियां भी की थी, क्योंकि जब समाचार भारत पहुंचा था तो उस समय फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनी थी उसकी आर्थिक स्थिति और सामुद्रिक स्थिति युद्ध के अनुकूल नहीं थी। डुप्ले ये अच्छी तरह से जानता था कि उसे अपनी सरकार से, फ्रांस की सरकार से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः उसने मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मोर्स के समक्ष एक तटस्थता का प्रस्ताव रखा। तटस्थता से तात्पर्य वो इस प्रकार के युद्धों में भाग ना ले, ना तो इंग्लैंड का गवर्नर और ना ही फ्रांस का गवर्नर। लेकिन इंग्लैंड के गवर्नर मोर्स ने उसके डुप्ले के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसका कारण ये था कि मोर्स जो अंग्रेजी गवर्नर था, उसको ये सूचना मिल गई थी कि इंग्लैंड से ब्रिटिश या भारतीय भारत में ब्रिटिश सैनिकों की मदद के लिए एक जहाजी बेड़ा फ्रांसीसियों के खिलाफ भेजा गया है। इसीलिए उसने डुप्ले के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। आगे चल करके डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से यह प्रार्थना की कि वह अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को युद्ध का केंद्र न बनने दे। डुप्ले की जो सलाह थी, अनवरुद्दीन ने उसे स्वीकार कर लिया और अनवरुद्दीन ने अंग्रेजी गवर्नर मोर्स को धमकी दी कि यदि उसका राज्य युद्ध क्षेत्र बनाया जाता है तो इसके परिणाम अंग्रेजों को भयंकर रूप से भुगतने पड़ेंगे। अंग्रेज भी कर्नाटक के नवाब को नाराज नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने नवाब के आदेश को स्वीकार कर लिया और डुप्ले की स्थिति कमजोर होते हुए भी उसकी कूटनीति के कारण फ्रांसीसी बस्तियों की युद्ध से रक्षा हो सकी। आगे चल करके डुप्ले ने मद्रास पर विजय भी प्राप्त की। इसका कारण ये है कि 1746 ईस्वी में इंग्लैंड का जो जहाजी बेड़ा मोर्स की सहायता के लिए आ रहा था, वो जहाजी बेड़ा बार्नेट नामक अंग्रेज के नेतृत्व में मद्रास आ पहुंचा। बार्नेट के जहाजी बेड़े ने जब फ्रांस के व्यापारिक जहाजों को नष्ट करना प्रारंभ किया, तो डुप्ले ने अपने फ्रांसीसी जहाजों की रक्षा के लिए मॉरिशस द्वीप से फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्दानिया ला बोर्दानिया से सहायता की मांग की। ला बोर्दानिया तुरंत ही एक जहाजी बेड़े के साथ भारत आया, कोरोमंडल तट के पास, मद्रास के तट के पास पहुंचा और उसने डुप्ले की मदद की। परिणाम यह निकला कि 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। आगे चल करके डुप्ले और ला बोर्दानिया में मतभेद भी होता है। फ्रांसीसी अपना प्रभाव अभी और बढ़ा सकते थे, वो चाहते थे, वास्तव में डुप्ले चाहता था कि वो अपने फ्रांसीसी प्रभाव को और अधिक बढ़ाए। ला बोर्दानिया और डुप्ले के बीच इसी बीच मतभेद पैदा होते हैं। ला बोर्दानिया ने अंग्रेजों से धन लेकर के वापस जाने का निर्णय लिया, लेकिन डुप्ले इस मौके का फायदा उठा करके और अंग्रेजों की शक्ति को समाप्त करना चाहता था। बाद में दोनों के बीच मतभेद होने पर ला बोर्दानिया ने अंग्रेजों से 4 लाख रुपए लेकर के अपने जहाजी बेड़े के साथ वो वापस लौट जाता है, लेकिन डुप्ले इसे स्वीकार नहीं करता है और उसमें मद्रास पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लेता है। ला बोर्दानिया के जाने के पश्चात एक निर्णायक युद्ध होता है जिसे अडियार का युद्ध या सेंट थॉम का युद्ध कहा जाता है। ये 1746 ईस्वी में हुआ था। वास्तव में डुप्ले द्वारा मद्रास जीत लेने के पश्चात कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन उसे अपने वचन के अनुसार यह मांग करता है कि मद्रास उसे सौंप दिया जाए। जब तक डुप्ले ने मद्रास को जीता नहीं था, तब तक अनवरुद्दीन शांत बना रहा। लेकिन मद्रास के जीतने के तुरंत पश्चात अनवरुद्दीन ने डुप्ले से यह मांग की कि मद्रास उसे सौंप दिया जाए। जब डुप्ले ने अपने इस वचन को पूरा नहीं किया, तब अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को पराजित करने के लिए एक सेना भेजी। दोनों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध को सेंट टॉम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में डुप्ले ने अपने सैनिक शक्ति के बल पर अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां को पराजित किया।
इससे इस विजय के पश्चात डुप्ले की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो और अधिक बढ़ जाती है। सेंट डेविड और पांडिचेरी का घेरा भी डुप्ले डालता है और आगे चल करके उस पर अधिकार भी करता है। इस प्रयास के पश्चात डुप्ले की जो प्रतिष्ठा थी उसमें काफी वृद्धि होती है और कर्नाटक का प्रथम युद्ध अभी भी चलता रहता है। इसी बीच यूरोप से एक खबर आती है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध था, जो यूरोप में चल रहा था, वो समाप्त हो चुका है और एक्शला सापेल एक्श एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हो चुकी है। चूंकि यूरोप में युद्ध समाप्त हो चुका था, उसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी अब प्रथम कर्नाटक युद्ध या ये कहें कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया। संधि के अनुसार डुप्ले को मद्रास अंग्रेजों को वापस करना पड़ा। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग का क्षेत्र प्रदान किया। इस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर महत्व की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध वास्तव में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, लेकिन इसके कई परिणाम भी निकले। पहला परिणाम ये निकला कि भारतीय नरेशों की या भारतीय नवाबों की सैनिक कमजोरी उजागर हुई। मतलब अभी तक ये यूरोपीय सोचते थे कि भारतीय जो सैनिक होते हैं या भारतीय नवाब के जो सैनिक हैं वो काफी शक्तिशाली होंगे, उनका सामना करना यूरोपियों के बस की बात नहीं है। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात भारतीय नरेशों की जो सैनिक कमजोरी थी वो यूरोपियों के सामने आ गई। दूसरा, यूरोपीय सैनिकों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। जब अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां और डुप्ले के बीच में युद्ध होता है, तो भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिकों से सामने सामने का युद्ध करते हैं, जिसमें यूरोपीय सैनिक युद्ध कौशल में, युद्ध कला में भारतीय सैनिकों से श्रेष्ठ साबित होते हैं। इसके अलावा भारतीय नरेशों द्वारा यह भी देखा गया कि जो यूरोपीय शक्तियां हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, इनकी सहायता प्राप्त करके वो अपने पड़ोसी नवाब को, पड़ोसी राजा को आसानी से पराजित कर सकते हैं। तो अगला परिणाम ये भी निकला कि भारतीय जितने भी नवाब थे वो यूरोपियों की सहायता प्राप्त करने के लिए लगातार उत्सुक होने लगे, लगातार वो प्रयास करने लगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये आप देखेंगे दक्षिण भारत में आंग फ्रांसीसी संघर्ष के प्रमुख कारण जो मैंने कारण बताए थे। इसके पश्चात आगे हम बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध में। युद्ध की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के। सेंट टॉम की लड़ाई होती है 1746 में और एक्सला सापेल की संधि से ये युद्ध समाप्त होता है 1748 ईस्वी में। अब हम अभी हम बात कर रहे थे महत्व की, एक और महत्व था नौसेना का महत्व भी स्पष्ट हो गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात नौसेना के युद्ध नौसेना मतलब जल सेना का एक तरह से महत्व स्पष्ट हो गया था। मैंने बताया अभी कि अंग्रेजी सहायता के लिए बार्नेट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी जहाजी बेड़ा आया था, जो समुद्र के रास्ते से ही आया था। और इसी प्रकार से डुप्ले की सहायता के लिए भी ला मोर्दानिया के नेतृत्व में एक मॉरिशस से सैनिक बेड़ा बुलाया गया था, जो डुप्ले की मदद के लिए था। वास्तव में नौसेना या जल सेना का जो महत्व था वो इस युद्ध में स्पष्टतः पता चला। अब हम बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध